नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फिर पूर्णतः क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में एक भयानक टॉपिक थोड़ा अलग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। महाद्वीप और महासागर, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम महाद्वीप और महासागरों की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, वेगनर थे, उन वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस काल में सभी महाद्वीप एक स्थान पर जुड़े हुए थे। ठीक है, तो पहले क्या थे कि कार्बोनिफेरस जो काल था, उस काल में सारे जो महाद्वीप थे, आज जितने भी महाद्वीप हैं, अपने 7 महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप अपने आप में जुड़े हुए थे, जिसको वेगनर ने क्या कहा, पेंजिया कहा। तो उसको पेंजिया नाम दिया। जो प्रारंभ में आपके कौन से काल में, जो कार्बोनिफेरस जो काल था, उस काल में सारे जो महाद्वीप थे आपस में जुड़े हुए थे, और उन जुड़े हुए महाद्वीपों को नाम दिया गया वेगनर के द्वारा पेंजिया। पेंजिया के चारों तरफ आपके एक विशाल जलराशि थी, और उसे नाम दिया गया वेगनर के द्वारा पैंथालासा। ठीक है, क्या नाम दिया गया? पैंथालासा नाम दिया गया। देखिएगा, यहाँ पर जो सारे महाद्वीप देख पा रहे हो, ये जुड़े हुए हैं। तो इन जुड़े हुए महाद्वीपों का नाम क्या दिया? पेंजिया नाम दिया। और जो बाकी का हिस्सा, जिसमें क्या दिख रहा है आपको? पानी दिख रहा है। जहाँ पर पानी दिख रहा है, ये पानी वाला हिस्सा आपकी क्या कहलाया? दूसरा, ये सारा हिस्सा आपकी पैंथालासा कहलाया। ठीक है, तो पेंजिया और पैंथालासा। कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का विभाजन 2 विशाल खंडों के रूप में हुआ। तो कार्बोनिफेरस उसी काल में ही पेंजिया का विभाजन हुआ। पेंजिया यानी कि जो महाद्वीप थे आपस में जुड़े हुए हिस्से थे, जो भूमिगत हिस्सा था, वो हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ था, और इसका विभाजन पेंजिया का 2 भागों में हो गया। 2 विशाल खंडों में जब इसका विभाजन हुआ, तो इसका ऊपर जो उत्तरी दिशा में था, इस उत्तरी वाले दिशा में, जैसे कि 2 खंड है, ये इनका 2 खंड हुआ, ऊपर वाला हिस्सा होगा उसे उत्तरी भाग होगा, और उसे क्या नाम दिया गया? अंगारा या आपके लोरेंसिया खंड नाम दिया गया। तो उस भाग को अंगारा लैंड या लोरेंसिया नाम दिया गया। और जो ये दक्षिण का भाग था, इस दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा। क्या कहा? गोंडवाना लैंड कहा। तो ये बात याद रखने लायक है कि जो कार्बोनिफेरस काल था, उसमें जो महाद्वीप का हिस्सा था, वे सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, और उसको पेंजिया नाम दिया गया, और जल राशि थी उसे पैंथालासा कहा। लेकिन उसी कार्बोनिफेरस काल में जब पेंजिया का विभाजन 2 विशाल खंडों में हुआ, तो उसे उत्तर वाले को तो अंगारा लैंड या फिर लोरेंसिया लैंड कहा, और दूसरे को आपके गोंडवाना लैंड कहा। जो दक्षिण भाग में था उसे गोंडवाना लैंड कहा। अंगारा लैंड के विभाजन से उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, यानी कि यूरेशिया से आप उस शब्द को अलग करें तो यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ। तो ऊपर वाला उत्तर वाला हिस्सा था, उसमें यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ अंगारा लैंड से। और जो गोंडवाना लैंड था, उससे अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, और साथ में ऊपर वाले में क्या है? उत्तरी अमेरिका था, और यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया था। तो तीनों उसमें निर्माण हो गए थे। और गोंडवाना लैंड था, उसका जब विभाजन हुआ तो अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, और मेडागास्कर है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, और अंटार्कटिका जो आपका द्वीप है, महाद्वीप है, वो इसका निर्माण किससे हुआ? गोंडवाना लैंड से हुआ। तो आपको याद होना चाहिए किसका निर्माण अंगारा लैंड से हुआ और किसका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब पेंजिया का हिस्सा 2 भागों में टूटा, तो यहाँ पर अंगारा लैंड और आपके गोंडवाना लैंड 2 हिस्से में बंटा, और इनका भी आप देख सकते हो पुनः विभाजन हो रहा है। और अंगारा लैंड से आपसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया का निर्माण हो रहा है, ये वाला हिस्सा देख सकते हो। और बाकी नीचे वाला हिस्सा जो दक्षिणी अमेरिका का है, अफ्रीका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, या भारत का जो हिस्सा देख सकते हो आधा, यहाँ पर बीच में पता चल रहा होगा, ये वाला हिस्सा नीचे वाला। तो ये और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इनका निर्माण किससे हो रहा है? आपके गोंडवाना लैंड से हो रहा है। ओके, वापस चलते हैं यहाँ पर। तो पेंजिया के विभाजन से पैंथालासा का जल भी कई भागों में विभक्त हो गया, जिससे महासागर और सागरों की उत्पत्ति हुई। अब जो पहले एक बीच में एक गोला था, और वो सारे महाद्वीप मिलकर बने हुए थे, जिसे हम पैंथालासा कहते हैं। तो जब पैंथालासा का विभाजन हो गया, तो वो पानी के खंड, जो ये खंड थे, ये पानी में आपके अलग अलग खंडों में विभाजित हो गए।
तो ये प्रमुख जल राशि थी जो एक सिंगल जल राशि एक रूप से विभाजित रही, वो भी क्या हो गई, विभाजित हो गई। पहले क्या एकत्रित थी, फिर विभाजित हो गई खंडों में, और वो खंड बने उन्हीं को ही हमने अलग अलग जगह पर अलग अलग हिस्सों में थे, कईयों को सागर, कईयों को महासागर के रूप में जाना। ठीक है, तो देखिएगा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का उत्तर का भाग आर्कटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के मध्य का भाग अंटार्कटिका महासागर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व यूरेशिया यानी भारत के मध्य का भाग हिंद महासागर कहलाया, और पैंथालासा का अवशिष्ट भाग प्रशांत महासागर कहलाया, और अंटार्कटिका के चारों तरफ की जलीय भाग को दक्षिणी महासागर कहा गया। तो आपके जब ये कई भागों में विभाजन हुआ, जैसे महासागर और सागरों की उत्पत्ति हुई, तो जो ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा था, यूरोप और एशिया के उत्तर भाग का जो हिस्सा था, उसमें अंटार्कटिक महासागर का निर्माण हुआ। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच का भाग था, वहाँ पर आपके अंटार्कटिका महासागर बना। वहीं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप आपके यूरेशिया यानी भारत के मध्य का जो भाग था वो हिंद महासागर बना। तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरेशिया का भाग जहाँ था वहाँ पर आपकी क्या बना, हिंद महासागर बना। तो एक तरफ आर्कटिक महासागर, फिर अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। वहीं आपकी बात करें पैंथालासा का अवशिष्ट भाग था, और जब पैंथालासा का अवशिष्ट भाग वो भाग प्रशांत महासागर कहलाया, और अंटार्कटिका के चारों तरफ के जलीय भाग को दक्षिण महासागर आपके कहा गया। और आगे विस्तार से देखेंगे जब इनको पर्सनली पढ़ेंगे। तो संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल देखें तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, और स्थल भाग का क्षेत्रफल महज 29% 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, और जलीय भाग का 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 71% है। तो स्थल भाग का पृथ्वी में स्थल भाग कितना है 29%, और जलीय भाग कितना है 71% है। पृथ्वी पर समुद्र तल से ऊंचे व नीचे भागों में मिलाते हुए खींचा गया वक्र आपके उच्च तामितीय वक्र कहलाएगा। ठीक है, उच्च तामितीय वक्र कौन सा कहलाएगा, जो पृथ्वी पर समुद्र तल से ऊंचे और नीचे भागों को मिलाने वाले, समुद्र तल से ऊंचे और नीचे भागों से मिलाने वाला खींचा गया जो वक्र होता है उसे उच्च तामितीय वक्र कहते हैं। इस वक्र के अनुसार पृथ्वी पर समुद्र तल से महाद्वीप यानी कि भूमि जो स्थल भाग है उसकी औसत ऊंचाई 840 मीटर है, और महासागरों या समुद्री नितल की जो औसत गहराई है वो 3800 मीटर है। तो समुद्र की औसत जो गहराई 3800 मीटर, और औसत ऊंचाई महाद्वीपों की यानी कि भूमि या स्थल जो सतह क्षेत्र है उसकी 840 मीटर है। तो यही याद रखने लायक बात है। पृथ्वी पर ऊंचे व नीचे भागों को संयुक्त रूप से ऊंचावच कहा जाता है। अब जो ऊंचा व नीचे भाग है इसमें संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ऊंचावच के नाम से हम जानते हैं पृथ्वी पर, और इन्हें 3 श्रेणियों में बांटेंगे। प्रथम श्रेणी में ऊंचावच है, उसमें महासागर और महाद्वीप आते हैं। तो प्रथम श्रेणी की जो ऊंचावच है ऊंची नीच में तो महासागर और महाद्वीप। द्वितीय श्रेणी की ऊंचावच में आपके इस श्रेणी में महासागरों और महाद्वीपों में पाए जाने वाले ऊंचावच आते हैं, जैसे पर्वत हैं। अब जो महासागर हैं और महाद्वीप है इनमें जो विशेष रूप से ऊंचावच पाए जाते हैं, ऊंचावच वे होते हैं जो पृथ्वी पर ऊंचे और नीचे भागों को संयुक्त रूप से ऊंचावच कहते हैं। तो प्रथम श्रेणी की ऊंचावच तो महासागर और महाद्वीप खुद हो गए, लेकिन जब द्वितीय श्रेणी की ऊंचावचों की बात करते हैं तो इस श्रेणी में महासागर और महाद्वीप पर पाए जाने वाले ऊंचावच आते हैं, जैसे कि पर्वत हैं, पठार है, मैदान है, महाद्वीपीय मग्न तट है, महाद्वीपीय मग्न ढाल है, महाद्वीपीय उभार है, गहन सागरीय मैदान है, महासागरीय कटक है, और महासागरीय जो खाइया है, गर्त है, वो द्वितीय श्रेणी में आएगी। तो तृतीय श्रेणी में क्या आएगी, तृतीय श्रेणी में पृथ्वी पर काम आने वाले विभिन्न बाह्य प्रक्रम, जैसे कि कौन कौन से अपनी नदी है, पवन है, हिमानी है आदि, जो द्वारा अपर्दन और निक्षेपण यानी कि किसी चीज मर्दा को लाना और कहीं और निक्षेपण करना, अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति जैसे वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, डेल्टा, बालू का स्तूप, ये सारे अपर्दन से और निक्षेपण से जिसका निर्माण होता है ये भी तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आएंगी। और जो बाह्य प्रक्रम हैं जैसे नदी, पवन, हिमानी हैं जो इनके स्रोत रहते हैं ये भी आपके तृतीय श्रेणी के ऊंचावच में आएंगे। तो 3 प्रकार के ऊंचावच हमने देखे जो ऊंच और नीच के आपके ऊंचे और नीचे भागों के संयुक्त रूप से ऊंचावच कहते हैं, और इन्हीं की श्रेणियाँ देखी। अगर हम महाद्वीप है
जो हमारे 7 महाद्वीप हैं उनके अगर तुलनात्मक रूप से विवरण देखें तो इस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर महाद्वीप के बारे में बात करें तो देखिएगा, महाद्वीप और जिनकी क्षेत्रफल आपके क्षेत्र में परसेंटेज और स्थान में कौन सा रहने वाला, जनसंख्या परसेंटेज देखेंगे, स्थान देखेंगे, सर्वोच्च बिंदु देखेंगे, निम्नतम बिंदु देखेंगे और सबसे बड़ा क्षेत्रफल या जनसंख्या के आधार पर देखेंगे सबसे छोटा देश क्षेत्रफल पर और जनसंख्या के आधार पर देखेंगे सबसे लंबी नदी उस महाद्वीप की देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला हमारा महाद्वीप जिस पर हम रहते हैं एशिया की बात करते हैं। तो एशिया महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर क्षेत्रफल टोटल 44.6 आपके मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। तो 44.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का। वहीं क्षेत्रफल आपके परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 29.8% और फर्स्ट रैंक पर है परसेंटेज के हिसाब से 29.8%। 100% आपके जो क्षेत्र हैं उसके स्थान के आधार पर एशिया का 29.8% है और टोटल मिलियंस में बात करें 44.6 मिलियन है। वहीं अगर जनसंख्या के बात करें तो जनसंख्या में यहाँ पर 60%, दुनिया की 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है और इसमें भी टोटल पूरे विश्व की बात करें तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। सर्वाधिक यहाँ पर क्या है आपके क्षेत्रफल है परसेंटेज के हिसाब से। और सर्वोच्च बिंदु के बारे में बात करें तो यहाँ का सर्वोच्च बिंदु एशिया का माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 आपके मीटर है जो बदलती रहती हैं और ये प्रमुख रूप से आपके नेपाल में स्थित है। लेकिन निम्नतम बिंदु की बात करें, निम्नतम बिंदु होता है सागर के अंतर्गत, क्योंकि वहाँ पर माइनस में देखने को मिलती है। तो मृत सागर का आपके सबसे निम्नतम बिंदु है और यहाँ पर 400 मीटर माइनस में आपके रहने वाला है और इजराइल जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर मृत सागर स्थित है और माउंट एवरेस्ट हमने देखा सर्वोच्च बिंदु। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, दोनों की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। तो रूस में सर्वाधिक यहाँ पर क्षेत्रफल है और दूसरे नंबर पर चीन आता है एशिया में। लेकिन जनसंख्या के आधार पर हमारा भारत महान और दूसरे नंबर पर है चीन। ठीक है, तो चीन है सेकंड पर और फर्स्ट पे कौन है, भारत है। लेकिन सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें और जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर देश के बारे में बात करें तो मालदीव आएगा। क्या आएगा, मालदीव आएगा, जिसे मालदीव कहते हैं। सबसे लंबी नदी की बात करें, जो नदी का नाम है यांगटीसी, जिसकी 6300 आपके किलोमीटर लंबाई है। यांगटीसी नदी का नाम याद होना चाहिए, यांगटीसी नदी 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। तो ये ऐसा महाद्वीप है। इसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका में आपके 30.4 मिलियन क्षेत्रफल हैं और मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और दूसरे स्थान पर ये क्या है, किसके आधार पर, आपके परसेंटेज वाइल आपके क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर है। 20.3% यहाँ पर क्षेत्रफल है। जनसंख्या के आधार पर 18% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, जो भी सेकंड नंबर पर है। अफ्रीका भी 18% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती हैं। अगर यहाँ पर सर्वोच्च बिंदु के बारे में बात करें तो किलिमंजारो पर्वत है, जो तंजानिया में स्थित है। 5895 मीटर आपके स्थित हैं। तो किलिमंजारो कहाँ पर है पर्वत, किलिमंजारो आपके तंजानिया में स्थित है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। और असलाम झील है, ये यहाँ की आपके निम्नतम बिंदु पर है और जो कहाँ पर है, जिबूती में है, जिसकी आपके 156 मीटर जो माइनस में रहने वाली हैं, ठीक है ना। फिर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अल्जीरिया है। अफ्रीका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अल्जीरिया है और नाइजीरिया यहाँ का जनसंख्या के आधार पर रहने वाला है सबसे बड़ा। तो नाइजीरिया सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और सेशेल्स या सेल्स, हाँ ठीक है, यहाँ पर दोनों ये देश एक ही नाम है। जैसे मालदीव देखा था, इसी प्रकार यहाँ पर भी न्यूनतम क्षेत्रफल और न्यूनतम जनसंख्या वाला देश अफ्रीका में भी कौन सा है, सेशेल्स है। और एशिया में देखा था मालदीव है। यहाँ पर नदी के बारे में बात करें तो नील नदी है यहाँ पर, जिसकी आपके लंबाई 6650 किलोमीटर रहने वाली है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। बात करते हैं
उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका में आपके 24.7 मिलियन यहाँ पर रहने वाली है जनसंख्या, और जनसंख्या नहीं, वर्ग मिलियन, 24.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर आपके टोटल क्षेत्रफल रहने वाला है। परसेंटेज के हिसाब से 16.2% है, जो कि आपके टोटल महाद्वीपों के आधार पर थर्ड रैंक पे आता है। अंडरस्टैंड नाउ। अगर हम बात करें 7.5% जो कि जनसंख्या है इसकी, तो जनसंख्या के आधार पर उत्तरी अमेरिका चौथे स्थान पे आता है। देखिए तीसरे स्थान पे कौन आएगा? दक्षिणी अमेरिका आएगा। कौन आएगा? दक्षिणी अमेरिका भी नहीं आएगा। यहाँ पर थर्ड रैंक पर आएगा यूरोप। कौन आएगा? यूरोप 9.5% के साथ में। ओके, वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब उत्तरी अमेरिका जिसकी 24.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में रहेगा, और क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 16.2 आपके क्षेत्रफल के आधार पर है टोटली 100% में, और इस हिसाब से थर्ड नंबर पर है। लेकिन जनसंख्या में यह फोर्थ नंबर पर है, क्योंकि थर्ड नंबर पर यूरोप है, और उत्तरी अमेरिका की बात करें फोर्थ नंबर पर 7.5% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर उच्चतम बिंदु के बारे में बात करें तो माउंट मैकिनले, या फिर इसे नाम जानते हैं डेनाली। क्या कहते हैं? डेनाली नाम से जानते हैं, या माउंट मैकिनले के नाम से जानते हैं, जो अलास्का में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 6190 किलोमीटर है। ठीक है। सबसे न्यूनतम बिंदु के बारे में बात करें, बेड वाटर बेसिन, जैसे मृत घाटी या फिर बेड वाटर बेसिन मृत घाटी, बेड वाटर बेसिन मृत घाटी, जो कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया में। कहाँ है? कैलिफोर्निया में, यानी कि यूएसए में। कैलिफोर्निया आपको पता है यूएसए में स्थित है। इसकी आपके -86 मीटर गहराई रहने वाली है। फिर सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े देश के बारे में बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कनाडा सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर अमेरिका बड़ा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें छोटे देश की जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर, यहाँ पर भी वही सेम रहने वाला है, एक ही नाम है, वो है सेंट किट्स और नेविस। सेंट किट्स और नेविस। यहीं नदी के बारे में बात करें तो मिसौरी नदी है। कौन सी नदी है? मिसौरी नदी है, 3765 किलोमीटर है। ठीक है। 24.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 16.2% हिस्सा थर्ड रैंक पे आता है। जनसंख्या में फोर्थ नंबर पे है, 7.5% ऑफ 100% में है। और माउंट मैकिनले या डेनाली अलास्का में स्थित सर्वोच्च बिंदु पर है। और बेड वाटर बेसिन या मृत घाटी जो कैलिफोर्निया में यूएसए में है, जो -86 मीटर में स्थित है। और कनाडा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? अमेरिका है। क्षेत्रफल वाला कनाडा है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की कम वाला है सेंट किट्स और नेविस। मिसौरी नदी यहाँ पर इनकी सर्वाधिक लंबी नदी है उत्तरी अमेरिका की। अब हम बढ़ते हैं दक्षिणी अमेरिका की तरफ, और दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो 17.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर यहाँ पर क्षेत्रफल रहने वाला है। और क्षेत्रफल स्थान परसेंटेज के हिसाब से चौथा स्थान पर है, 11.9 आपके परसेंटेज क्षेत्रफल रहने वाला है। जनसंख्या के स्थान के दृष्टिकोण से पाँचवें स्थान पर है, 5.5% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 17.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, जहाँ पर टोटल स्थान आपकी 11.9% 100% का है, और चौथे नंबर पे आता है। 5.5 यहाँ पर जनसंख्या है परसेंटेज में, और फिफ्थ नंबर पे आता है। सर्वोच्च बिंदु यहाँ पर एकांकोगुआ है, जो अर्जेंटीना में स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में 6900 आपकी 61 मीटर ऊंचाई पर स्थित एकांकोगुआ यहाँ के सर्वोच्च बिंदु है। निम्नतम बिंदु यहाँ पर लेगुना डेल है, जो कार्बन में स्थित आपके 105 मीटर नीचे आपकी गहराई में स्थित है। सबसे बड़े क्षेत्रफल और जनसंख्या के देश के हिसाब से ब्राज़ील है, और सबसे छोटे और क्षेत्रफल के आधार और जनसंख्या के आधार पर सूरीनाम है। यहाँ पर नदी कौन सी बहती है? अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका में बहती है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। अंटार्कटिका के बारे में बात करें, 14.2 मिलियन क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, और 9.5% टोटली परसेंटेज ऑफ इन 100% पाँचवें स्थान पर आते हैं। और यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है महज 0%, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र होता है। और माउंट विंसन में जो यहाँ पर क्या है, मैसिफ, माउंट विंसन मैसिफ
92 मीटर की ऊंचाई पर उच्चतम बिंदु है। और डेनमन ग्लेशियर, कौन सा? डेनमन ग्लेशियर है, यहाँ पर पाया जाता है जो 3505 मीटर गहराई पर। और बेंटले ट्रंच है, ये ट्रंच आपके 2555 मीटर में गहराई में पाया जाता है। तो डेनमन ग्लेशियर और बेंटले ट्रंच याद रखना, और ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नदी देखें तो कौन सी नदी है? ऑनिक्स नदी है। कौन सी नदी? ऑनिक्स नदी है, जो 32 किलोमीटर में बहती है। यहाँ की सबसे लंबी लेंथी नदी है अंटार्कटिका की ऑनिक्स नदी। माउंट विंसन जेसिफ आपको याद रखना होगा। आगे बढ़े, बात करें यूरोप की, तो 10.2 मिलियन यहाँ पर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 6.7% जो 100% का हिस्सा है और छठे नंबर पर है। और जनसंख्या के हिसाब से थर्ड नंबर पे है, जिसकी 9.5% जनसंख्या 100% की यहाँ पर निवास करती है। तो माउंट एल्ब्रूस रूस में स्थित है, जो 5652 मीटर, 5652 मीटर। यहाँ पर रूस आप देख पा रहे हो, रूस एशिया में भी स्थित है और यूरोप में भी स्थित है। लेकिन जो रूस की कौन सी माउंट एल्ब्रूस जो पर्वत चोटी है, ये 5642 मीटर पर ऊंचाई पर स्थित यूरोप महाद्वीप के सबसे उच्चतम बिंदु पर है। निम्नतम बिंदु के बारे में बात करें तो कैस्पियन सागर है, जो 28 मीटर गहराई में पाया जाता है। और सर्वाधिक यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो रूस रहने वाला है, जनसंख्या के आधार पर भी रूस रहने वाला है। वेटिकन सिटी है, जो यहाँ पर न्यूनतम और जो क्षेत्रफल है और जनसंख्या के आधार पर वेटिकन सिटी है यूरोप महाद्वीप की। वेलगा नदी यहाँ पर सर्वाधिक लंबी नदी है, जो 3692 मीटर लंबी नदी है, और वेलगा नदी इसका नाम है। ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना जो है उसके बारे में बात करें महाद्वीप की, तो 8.5 यहाँ पर मिलियन क्षेत्रफल है और टोटल 100% का, और 7वीं रैंक पर रहने वाला 5% यहाँ पर टोटली है। और यहाँ पर 0.5% मात्र निवास करती है जनसंख्या, और 6th नंबर पर ये है, क्योंकि 7वें नंबर पर कौन है? अंटार्कटिका है, क्योंकि वहाँ पर 0% जनसंख्या निवास करती है। तो ऑस्ट्रेलिया 6th नंबर पे आ जाता है 0.5% के साथ। और यहाँ पर कोशिस्को यहाँ पर सर्वोच्चतम बिंदु है। और ईरी झील ऑस्ट्रेलिया में 16 मीटर यहाँ पर गहराई पर नदी स्थित है। यहाँ का ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। न्यूनतम जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला नौरू देश है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। यहाँ पर मर्रे नदी बहती है और मर्रे नदी की 2508 मीटर लंबाई रहने वाली है। ठीक है, ये बात थी कुछ विशेष तौर पर तुलनात्मक रूप से हमने चीज़ें देखी। अब हम पहले हमारे महाद्वीप पर बढ़ते हैं, जिसका नाम है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की हम विस्तार से बात करते हैं। क्षेत्रफल से स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें मैपिंग के थ्रू देखेंगे। तो देखिएगा, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर ये हमने चीज़ें देखी है। तो क्षेत्रफल में बात करें तो 4,46,00,000 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण महाद्वीप क्षेत्र का 30%, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल 8.7% है। तो यहाँ पर संपूर्ण महाद्वीप क्षेत्रफल का 30% एवं संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का यहाँ पर ये जो स्थान देख रहे थे 29.8, ये पृथ्वी में जो महाद्वीपीय क्षेत्र है उस महाद्वीपीय क्षेत्र के आधार पर बात कर रहे थे, क्योंकि हमारी तुलना हो रही थी महाद्वीपों से। किसकी तुलना हो रही थी? महाद्वीपों पर। यहाँ पर महासागर इंक्लूड नहीं थे। अगर हम महासागर की इंक्लूड करें तो यहाँ पर क्षेत्रफल देखें किसका? एशिया का। तो एशिया का आपके क्षेत्रफल कितना रहेगा? 8.7% है। ये टोटल आपके पृथ्वी के क्षेत्रफल की बात करता है, वही 30% महाद्वीपों के क्षेत्रफल के आधार पर बात की थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी जरूरी है, ध्यान में रहनी जरूरी है। 8.7% पृथ्वी के क्षेत्रफल का है। टोटल 4.46 CR आपके किलोमीटर रहने वाला है। ठीक है, अवस्थिति के बारे में बात करें, कहाँ पर अक्षांश और देशांतरीय स्तर पर और जो रेखाएं हैं उन पर ये स्थित है। तो देखिएगा, अक्षांशों के अनुसार ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कुछ द्वीपीय और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। कुछ इसके द्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध पर है, लेकिन ये मुख्य रूप से आपके उत्तरी गोलार्ध में है। ये पृथ्वी है और 2 गोलार्धों में बटी हुई है, ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला आपके पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, वैसे ही एक ये लाइन देशांतर बीच वाली आपकी GMT खींची जाती है और ये भूमध्य सागर रेखा होगी बीच में से। ठीक है, भूमध्य रेखा, सागर नहीं, भूमध्य रेखा। और ये आपके ये देशांतरीय रेखा खींची गई। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये पूर्वी देशांतरीय है और ये पश्चिमी और ये पूर्वी
देशांतरी है, पर गोलार्ध क्षेत्र है। तो देशांतर के हिसाब से यहाँ पर कहाँ पाया जाता है, एशिया यहाँ पर क्षेत्रफल में यहाँ पाया जाता है। तो ये कौन सा गोलार्ध होगा, पूर्वी गोलार्ध होगा और उत्तरी गोलार्ध होगा। ठीक है, यहाँ पर इस महाद्वीप से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है और आर्कटिक जो वृत्त है ये गुजरता है। तो इससे भूमध्य रेखा है जो जिसे हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं वो गुजरती है, और एक आपके 23.5 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा चलती है ये कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो यहाँ से निकलती है। ठीक है, ये एशिया से निकलती है। साथ में आर्कटिक वृत्त है, जो आर्कटिक वृत्त है यहाँ से गुजरता है। आर्कटिक वृत्त 2 है तो ऊपर वाला यहाँ से गुजरेगा। सीमावर्ती महाद्वीपों के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम में तो उत्तर पश्चिम में जो हिस्सा आपके उत्तर पश्चिम में आता है, यहाँ पर यूरोप महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है। और साथ में जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर इस वाले हिस्से में तो कौन सा पाया जाता है, यूरोप पाया जाता है। लेकिन जो यहाँ पर आपके कौन सा हिस्सा, उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप होगा। आप जब ग्लोब में देखेंगे, मानचित्र में देखेंगे, तो आपको लगेगा भारत के या फिर एशिया के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से पर है। लेकिन जब हम ग्लोब के रूप में देखते हैं तब हमें पता चलता है कि उत्तरी पूर्वी में कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है, महाद्वीप है। और दक्षिणी पश्चिम के हिस्से में देखें जो ये विषय कहलाता है, इस हिस्से में अफ्रीका महाद्वीप है। वैसे भी आपको पता होगा अफ्रीका के महाद्वीप से जो गोंडवाना लेड का हिस्सा वहाँ से कट होते होते जो हमारे भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो हिस्सा आकर हिमालय से टकराया गया था। जो पहले से हिस्सा स्थित है वहाँ से टकराया गया था। उसी प्रकार से हिमालय का निर्माण ऐसा कुछ हुआ था, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो समुद्र था वहाँ पर मलबा बार ऊपर की ओर बढ़ा और हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है, उस चीज़ को एक बार साइड में रखते हैं और हम सीधा देखते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में कौन से अफ्रीका महाद्वीप है। उत्तरी पूर्वी महाद्वीप में कौन सा है, उत्तरी पूर्वी कौन सा महाद्वीप है, यहाँ की दिशा में आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ये स्थिति रहने वाली है। उत्तरी और पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। ठीक है ना, तभी हम कहते हैं ना पश्चिम का कल्चर हम पे आ रहे हैं। तो पश्चिम वाला कल्चर यानी कि उत्तरी पश्चिम वाला यूरोप का कल्चर देखने को मिलता है, तो यूरोप ही वहाँ पर है। वहीं उत्तरी अमेरिका किस दिशा पर है, उत्तर पूर्वी दिशा में है। वहीं आपकी दक्षिणी पश्चिम के जो हिस्सा है यहाँ पर इस दिशा में कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। और जो दक्षिणी और पूर्वी है, ये दक्षिणी और पूर्वी यहाँ पर वाले हिस्से में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सीमावर्ती महासागरों के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर में आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, इस दिशा में उत्तर वाले में आर्कटिक महासागर है। और दक्षिण वाले में कौन सा है, हिंद महासागर है। जो प्रायद्वीपीय भारत से नीचे की तरफ जो एम आकार में फैला हुआ है वहाँ पर कौन सा है, हिंद महासागर है। वहीं अगर हम बात करें पूर्व में, तो पूर्व में कौन सा है, प्रशांत महासागर है। तो इस दिशा में कौन सा है, प्रशांत महासागर है। और वहीं अगर बात करें पश्चिम में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भूमध्य सागर है, जिससे कि पश्चिमी विक्षोभ जब सक्रिय होता है तो वहाँ से वर्षा होती है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर है वो कौन सी दिशा में, आपके जो एशिया है इस एशिया के पश्चिम में स्थित है। तो सीमावर्ती महासागर और महाद्वीप आराम से क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप, सभी धर्मों का आद्य भूमि, सूर्योदय की भूमि और सभ्यताओं का पालन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके सूर्योदय होता है वो यहाँ पर सबसे पहले होता है। जापान का साइड होता है आपके सबसे पहले सूर्योदय। फिर सभ्यताओं का पालन, यहाँ पर बहुत सारी सभ्यताओं का यहाँ पर पालन पोषण हुआ और सभी धर्मों के आदि यहाँ पर कई धर्मों के लोग रहते हैं। और महाद्वीपों का महाद्वीप, क्योंकि क्षेत्रफल इसका देख सकते हो कितना बड़ा है और कितनी सारी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती हैं। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से पृथक अदन की खाड़ी और लाल सागर स्वेज नहर करती है। तो यहाँ पर अगर बात करें अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप, ये मानो अफ्रीका का महाद्वीप और ये आपके कौन सा जो एशिया महाद्वीप है, इस महाद्वीप को अलग करने वाली यहाँ से पृथक जो ये खाड़ी है ये कर रही हैं, जिसको अदन की खाड़ी के नाम से लाल सागर और स्वेज नहर। कौन सी नहर, स्वेज नहर। तो पूछ सकता है एशिया महाद्वीप और अफ्रीका को पृथक करने वाली कौन सी नहर है, कौन सा सागर है, कौन सी खाड़ी है। अदन की खाड़ी, लाल का सागर, स्वेज की नहर।
एशिया को यूरोप से पृथक करने वाली सागर के बारे में बात करें तो यहाँ की साइड आपका कौन सा यूरोप है। एशिया का जो उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा इस पे यूरोप है। इसको अलग करने वाले, इसको विभाजित करने वाला आपका मारमरा सागर है। कौन सा है? मारमरा सागर, काला सागर। मारमरा सागर, काला सागर। काला सागर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, क्योंकि और काकेसस पर्वत है श्रेणी, और कैस्पियन सागर है, यूराल पर्वत है। ये सारे एशिया को यूरोप से पृथक करते हैं। मारमरा सागर, काला सागर, काकेसस पर्वत है श्रेणी, और कैस्पियन सागर है, यूराल पर्वत है। ये सारे एशिया और यूरोप के बीच स्थलीय सीमा 2100 किलोमीटर है, और उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि अलग। चले यहाँ पर अगर बात करें एशिया व यूरोप के बीच स्थलीय सीमा है, इस स्थलीय सीमा के आपके 2100 किलोमीटर, स्थलीय सीमा कितनी है? 2100 किलोमीटर है, जिससे ये पे जुड़ा हुआ है एशिया और यूरोप। ठीक है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से एशिया से अलग करने वाली कौन सी आपकी जल संधि है? बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। एशिया व यूरोप के बीच कुछ पार महाद्वीप देश हैं। एशिया है, यूरोप है, दोनों महाद्वीपों के बीच में कुछ पार आपके महाद्वीप देश हैं, जिनका क्षेत्र दोनों महाद्वीपों में स्थित हैं। जैसे कि रूस है, तो रूस में यूरोप में भी है। कहाँ पर है? रूस में भी है, सॉरी रूस है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, तुर्की है। तुर्की, जॉर्जिया और अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस संयुक्त रूप से साझा दोनों यहाँ पर महाद्वीपों पर ये देश पाए जाते हैं। अब कुछ तो देश ऐसे होंगे ही कि अपने दोनों सीमा पर हो, ऐसा तो है नहीं कि बीच में स्केल से ऐसे लाइन खींच दी कि ये वाले इस इधर ही देश इसमें जाएंगे और इधर वाले देश इसमें जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ 4-5 देश है जो दोनों पर संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। एशिया और अफ्रीका के मध्य जैसे मिस्र भी पार महाद्वीप देश है, जिसका अधिकांश हिस्सा अफ्रीका में है, कुछ हिस्सा स्वेज नहर के पार एशिया में भी स्थित है। और स्वेज नहर आपको पता है विभाजक रेखा है ही, और यहाँ पर मध्य मिस्र है। मध्य कौन सा है? मिस्र है, एशिया और अफ्रीका के मध्य। टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी। मध्य एशिया में आपके मानव की उत्पत्ति हुई, लेकिन ये प्रजाति धीरे धीरे आपके सबसे पुराना प्रमाण अफ्रीका से प्राप्त होता है। मानव की उत्पत्ति का सबसे पुराना प्रमाण है अफ्रीका से प्राप्त होता है। एशिया के में चीन सर्वाधिक पड़ोसी देशों वाला राज्य है। तो एशिया में चीन है, इस चीन के सर्वाधिक पड़ोसी देश हैं। विश्व में सर्वाधिक पड़ोसी देशों वाले 2 देशों में चीन और रूस है, जिनकी सीमाएं 14-14 के एक साथ लगती। एशिया महाद्वीप के पर्वतों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम अब नाम सुनते हैं हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आपके मध्य स्थित है, और सुलेमान, किरथर, मकरान ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। मकरान, किरथर और सुलेमान। सुलेमान, किरथर, मकरान ये पाकिस्तान में। वहीं अगर बात करें एलबुर्ज और जैग्रोस, एलबुर्ज और जैग्रोस हैं, ये आपके ईरान में है। कहाँ है? ईरान में। एलबुर्ज और जैग्रोस ईरान में स्थित हैं। पोंटिक और टॉरस, पोंटिक व टॉरस हैं, ये तुर्की में है। तुर्की टॉरस, पोंटिक, टॉरस। हिमालय भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान, चुंबी घाटी भारत, भूटान व तिब्बत के देशों के परिच्छेदन आपके स्तर पर स्थित है। ये सबको पता होगा, भारत का जो विश्व भूगोल पढ़ा है उसे पता होगा। चुंबी घाटी भारत और भूटान, तिब्बत के आपके देशों के प्रतिच्छेद स्तर पर स्थित है, और हिमालय के इस प्रकार से स्थिति रहने वाली है। अगला पर्वत देखिए, अराकान योमा और पेगयोमा नाम से पता चलता है। म्यांमार के ये नाम है, एक है अराकान योमा और पेगुयोमा, ये म्यांमार में है। क्यूनलुन, क्यूनलुन कहाँ है? चीन और तिब्बत के आप में अवस्थित में है। और क्यूनलुन के बाद में तिएन शान पर्वत, जिसे स्वर्गनुमा पर्वत कहते हैं, ये चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और जो कजाकिस्तान में पाया जाता है तिएन शान पर्वत।
अल्ताई पर्वत है चीन, कजाकिस्तान, मंगोलिया और रूस में। अल्ताई पर्वत कहाँ पर है? चीन, कजाकिस्तान, मंगोलिया और रूस में। खिंगन पर्वत है मंगोलिया और चीन में। खिंगन मंगोलिया और चीन में। नानसान पर्वत है चीन में। नानसान पर्वत कहाँ पर है? चीन में है। नानसान चीन। बरख्युआन बरख्युआन्स है, ये रूस में स्थित है। कहाँ पर है? रूस में स्थित है। देखो ये कुछ स्थिति रहने वाली है आपके एशिया महाद्वीप की, और ये एशिया महाद्वीप है आपका। और यहाँ पर हमने देखा था कि इसके एशिया के उत्तर जो पश्चिम है यहाँ पर यूरोप पाया जाता है, और जो उत्तर की दिशा में है क्या है? आर्कटिक महासागर पाया जाता है। साथ में हमने देखा था कि दक्षिण में हिंद महासागर पाया जाता है, और जो कौन सी दिशा है आपकी दक्षिणी पूर्वी में अफ्रीका पाया जाता है। ये वाला क्षेत्र यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है यहाँ पर ये पाया जाएगा, आगे देखेंगे तो। और पूर्व में कौन सा है? प्रशांत महासागर देखने को मिलता है। साथ में ये देशों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत यहाँ पर नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ पर कजाकिस्तान हो गया, ये कजाकिस्तान यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। और ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कैस्पियन सागर हो गया, ये अजरबैजान हो गया, या इराक हो गया, सीरिया हो गया। ये पूर्व में अपने तुर्की काला सागर हो गया यहाँ पर, ये सऊदी अरब का देश हो गया, ठीक है। ये बहरीन, कतर, ये ईरान हो गया जहाँ पर अभी लड़ाई चल रही है, ईरान। और ये बीच में यहाँ पर छोटा सा इजराइल होगा, ओके। और साथ में ये चीन, ये म्यांमार, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पर नीचे थाईलैंड से आगे जाएंगे तो म्यांमार से आगे थाईलैंड, यहाँ पर लाओस, यहाँ पर ये वियतनाम है जो वो बनाते हैं ना, उसमें है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर कंबोडिया हो गया, ठीक है। और ये मलेशिया का हो गया, अलग अलग कई, मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ये बहुत सारे आपके द्वीपों में फैला हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे द्वीपों में ये फिलीपींस देखने को मिल रहा है। और ये जो ताइवान है, ये ताइवान आपके यहाँ पर पाया जाता है चीन से, इधर देखे तो पूर्वी दिशा में। वहीं ये चीन से आगे निकलते पे उत्तरी कोरिया, यहाँ पर दक्षिण कोरिया, यहाँ पर जापान। यहाँ से सूर्य निकलता है तो सबसे पहले कहाँ से निकलता है? जापान में। और ऊपर देखे तो कजाकिस्तान और मंगोलिया से ऊपर, चीन से ऊपर यहाँ पर साइबेरिया है, यानी कि रूस है, ठीक है। इस प्रकार से स्थिति रहने वाली है। चलिए, कहीं कुछ छूटा नहीं। अब हम पठारों के बारे में बात करेंगे। पर्वतों की हमने बात करी, अब पठारों के बारे में बात करते हैं एशिया के। तो तिब्बत के पठार के बारे में बात करते हैं, जो तिब्बत चीन में स्थित है। देखिएगा, विश्व की छत कहते हैं तिब्बत के पठार को। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई वाला 4000 से 5000 मीटर के कारण क्युनलुन व हिमालय पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। विश्व की छत क्यों कहते हैं? कि समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई है इसकी, इस कारण से। और क्युनलुन और हिमालय जो पर्वत है, पर्वत श्रेणियों के मध्य पाया जाता है। और अंतर पर्वतीय पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार है ये। इसकी पश्चिमी भाग पर पामीर का पठार नाम से जाना जाता है। इसका जो पश्चिम भाग है, ये इसका तिब्बत के पठार का पश्चिम भाग पामीर के पठार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दक्कन का पठार जो भारत में स्थित है, जो दक्षिण भारत में स्थित है। ईरान का पठार ईरान में होगा, नाम से पता चल रहा है। ये आपके एल्ब्रूज व जेग्रोस जो ईरान की प्रमुख रूप से पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो एल्ब्रूज और जेग्रोस पर्वत श्रेणी के मध्य अंतर पर्वतीय पठार हैं, ठीक है ना। दो पर्वतों के मध्य उसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। एल्ब्रूज और जेग्रोस पर्वतों की श्रेणी में बीच में ईरान का पठार पाया जाता है। वही आपके अनातोलिया का पठार है, ये तुर्की में पाया जाता है, एशिया माइनर में। तो तुर्की का एशिया माइनर में यहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि तुर्की आपको पता है एशिया में भी है और यूरोप में भी इसका विस्तार है। तो ये एशिया जो माइनर है वहाँ पर अंतोलिया का पठार पाया जाता है तुर्की में। और ये पोंटिक और टॉरस पर्वतों के मध्य, यानी कि कुल मिला के ये भी अंतर पर्वतीय पठार है। कहाँ खबर है? पोंटिक और टॉरस से तुर्की नाम याद होना चाहिए। सान का पठार है म्यांमार, ठीक है। यूनान का पठार है दक्षिणी चीन में यूनान का पठार है। मंगोलिया का पठार है मंगोलिया में, नाम से पता चल रहा है। ईरान का पठार है, जैसे मंगोलिया का पठार है, ओके। साइबेरिया में स्थित है पठार।
जो साइबेरिया आपको पता है रूस में है। लोएस आपके लोएस का पठार है चीन में, तो लोएस का पठार चीन में। गोलन हाइटस सीरिया में। गोलन हाइटस कहाँ पर है? सीरिया में स्थित है। देखिएगा यहाँ पर देखो, ये दक्कन का पठार है, ठीक है, और ये हिमालय, और ये है आपका क्युनलुन। क्या है? क्युनलुन है। इसके बीच में कौन सा पठार दिख रहा है आपको? तिब्बत का पठार दिख रहा है ना, ये तिब्बत का पठार यहाँ पर हो गया। और इस तिब्बत के पठार का जो पश्चिमी भाग है, इसे क्या कहते हैं? पामीर का पठार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हिंदू कुश पर्वत हो गया, और ये किथीर हो गया, और यहाँ पर सुलेमान हो गया, और ये मकरान हो गया, ठीक है। और ये जेगरूम और एलबुर्ज के बीच में आपके कौन सा पठार हो गया? ईरान का पठार हो गया। आपके एलबुर्ज और जेगरोम के बीच में कौन सा? ईरान का पठार हो गया, ठीक है। वहीं आप देखो, ये शान का पठार हो गया। कौन सा पठार? शान का पठार, जो आपके तेगियोमा के पास में देखने को मिल रहा है, शान का पठार। और ये यूनान का पठार, ठीक है। यूनान का पठार है यहाँ पर, जो चीन में स्थित है। यह नानसान है, ठीक है। यहाँ पर सिदाम बेसिस, नारिस बेसिन, सारे कुछ बेसिन है यहाँ पर लोएस का पठार दिखने को मिल रहा है आपको, ओके। ये टेनसान मिलता है यहाँ पर। ये अल्टाई, ये मंगोलिया का पठार, मंगोलिया में स्थित है। जो ये गोबी मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल दिखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये खिंगन है यहाँ पर, जो वो उत्तरी पूर्वी के बीच में देखने को मिल रहा है, खिंगन, गोबी मरुस्थल वगैरह। यहाँ पर ये सीरियम मरुस्थल देखने को मिलता है। पश्चिम में यूरोप, आपके जो पश्चिम एशिया, वहाँ पर देखिए अरब का मरुस्थल, रुब्र अल खाली मरुस्थल। यहाँ पर ये काला सागर, ओके। ये यूराल पर्वत श्रेणी देखने को यहाँ मिलती है, और ये यूराल नदी है, यूराल पर्वत से निकलती है। ये कैस्पियन सागर है, और ये साइबेरिया का पठार, जो साइबेरिया रूस में पाया जाता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, एशिया के प्रमुख मैदानों के बारे में बात करते हैं। मेसोपोटामिया का मैदान, जो कि इराक में स्थित है, और एजला फरात नदियों द्वारा निर्मित है। एजला और फरात नदियों के द्वारा आपके मेसोपोटामिया का मैदान स्थित है, और ये इराक में स्थित है। वहीं मंचूरिया का मैदान है, ये चीन में स्थित है। अमूर और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। अमूर और उसकी सहायक नदियों के द्वारा मंचूरिया का पठार निर्मित है, जो चीन में स्थित है। तुरान का मैदान है, ये मध्य एशिया में पाया जाता है। तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, इनके मध्य आपकी स्थित है तुरान का मैदान। कौन सा मैदान? तुरान का मैदान। और यह टोकिंग का मैदान, ये वियतनाम में स्थित है। वियतनाम आपकी पूर्वी दिशा में, उत्तर आपकी जो एशिया की पूर्वी दिशा में आपको देखने को मिलता है वियतनाम। यहाँ पर टोकिंग का मैदान स्थित है, जो रेड या होंग नदी द्वारा निर्मित है। रेड या होंग नदी के द्वारा टोकिंग का मैदान स्थित है, ठीक है। और आमू दरिया और सर दरिया नदियों के द्वारा कौन से? तुरान का मैदान बनता है। आमू दरिया, सर आपके दरिया हैं, दो दरिया, आमू दरिया और सर दरिया नदियों के द्वारा तुरान का मैदान बनता है। कौन सा? तुरान का मैदान, ओके। अगला है साइबेरिया का मैदान, जो रूस में स्थित है। यूराल पर्वत और लीना नदी के मध्य में स्थित है। यूराल पर्वत है और लीना नदी के मध्य में स्थित कौन सा साइबेरिया का मैदान है? एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है एशिया में, उसे स्टेपीज कहते हैं। एशिया की प्रमुख झीलें देखते हैं। एक है मृत सागर, इजराइल और जॉर्डन के बीच में मृत सागर पाया जाता है। इजराइल और जॉर्डन के बीच में मृत सागर पाया जाता है। यहाँ एशिया का निम्नतम बिंदु आपके लवणता, जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 238 की। वोन है, जो तुर्की में स्थित है। वोन झील आपकी तुर्की में है। ये विश्व की सबसे खारी झील,
वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व की सबसे खारी झील एशिया में वोन झील है जो तुर्की में स्थित है। वोन तुर्की वाली, मृत सागर इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर स्थित एशिया का निम्नतम बिंदु है जो मृत सागर। बेकाल रूस में है। साइबेरिया में विश्व की सबसे गहरी झील है ये, 16 से 20 मीटर है। ओके, यहाँ पर निम्नतम बिंदु, एशिया का निम्नतम बिंदु है मृत सागर, और विश्व की सबसे गहरी झील है ये बेकाल है, और विश्व की सबसे खारी झील है वो वोन है तुर्की में। बलकास कजाकिस्तान में झील स्थित है। बलकास कजाकिस्तान। लोपनूर व किंगई ये चीन में स्थित है। लोपनूर व किंगई ये चीन में स्थित है। अरल सागर है। अरल सागर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है। अरल सागर। लोपनूर किंगई है जो चीन, और अरल सागर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के मध्य है। कैस्पियन सागर है। ये अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व रूस की सीमा पर स्थित है। अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस की सीमा पर स्थित है कैस्पियन सागर, जिसकी हमने सीमा देखी थी, जो लगभग आपके उत्तर पश्चिम की दिशा के बीच में देखने को मिलती है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। किस पानी की? खारे पानी की। सबसे खारी झील हमने देखी थी, वो कौन सी थी आपकी? ये वाली, वोन वाली, तुर्की में। और जो एशिया और यूरोप महाद्वीप के विभाजक हैं, कौन सी है आपकी झील है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के अभी लोकेशन दिखा देता हूँ, ये वाली रही। ये क्या है? कैस्पियन सागर। कौन सी सागर? कैस्पियन सागर यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये कैस्पियन सागर है। जो रूस है आपका, और साथ में बहुत सारे देश हैं, जैसे कि उज्बेकिस्तान है, अजरबैजान है, ईरान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इन रूस आदि इनके सीमा पर स्थित हैं। टोबा आपके हैं क्या? इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप में स्थित एक क्रेटर झील है जो टोबा के नाम से इंडोनेशिया में है। टोनेल सेप ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर? कंबोडिया में। टोनले सीप जो आपके वही इंडोनेशिया आगे जाते हैं, तब इंडोनेशिया से आगे निकलते हैं, तब उसी दिशा में आपके ये कंबोडिया है। कंबोडिया में कौन सी है? टोनले सेप है। पेंगोंग झील है जो भारत और चीन के मध्य कौन सी है? पेंगोंग झील है। भारत और चीन के मध्य पेंगोंग झील। एशिया की देखिएगा नदियाँ और झीलें देखें तो यहाँ पर ये गंगा नदी है जो भारत में बह रही है। ये सिंधु नदी भारत, पाकिस्तान, चीन से आती हुई, अरब सागर, ये ब्रह्मपुत्र, ये बंगाल की यहाँ पर खाड़ी है, ये अंडमान सागर हो गया आपका, और ये इरावदी नदी हो गया, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये मिकांग, ये यांगतीसी नदी। ठीक है ना, ये यांगतीसी नदी वही नदी है जो एशिया की सबसे लंबी नदी, यांगतीसी। ये हांगो, ये किंगई झील आपकी जो चीन में है ना, किंगई झील जो भी बड़ा था ये। और थोड़ा मैप है, अनक्लियर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो लोबनौर झील है, ये कौन सी है? लोबनौर झील जो आपकी कौन सी है? चीन में स्थित है, ये पड़ी है यहाँ पर। और जो पेनोंग झील है जो लद्दाख में स्थित है, ये पेनोंग झील यहाँ पर स्थित है आपके। ठीक है, ये बालकस झील है जो कजाकिस्तान में है। बालकस झील कजाकिस्तान। ये आपके आमू दरिया और सिर दरिया के बीच में आपने देखा था, ये देख लीजिए, आपके सिर दरिया और आमू दरिया। और यहाँ पर अरल सागर देखने को मिलता है आपके। कौन सा सागर? अरल सागर देखने को मिलता है। ओके, और आपसे देखें तो ये दक्षिणी चीन का सागर हो गया, ये पूर्वी चीन का सागर हो गया, और यहाँ पर ये आमूर है। और ये कौन सा है? रूस के आपके बेकाल झील। कौन सी झील? बेकाल झील देखने को मिलती है, रूस की है। और ये नदी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, यनीसी है, ओब है। ओके, और सिख दरिया और रामू दरिया ये नदियाँ होगी। यहाँ पर लीना नदी देखने को मिल रही है ऊपर ईस्टर्न एशिया में। ये फरात, ये दजला, और ये मृत सागर। फरात, दजला, मृत सागर
और ये एक तुर्की में वोन झील जो सबसे खारी झील है, ये तुर्की में, यहाँ पर तुर्की छोटा सा देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर ये इन बिंदु दिख रहे हैं, ये वोन झील, ठीक है, दजला। और ये एक झील हो गई आपके ईरान की उर्मिला, सॉरी उर्मिबा झील, उर्मिया झील थी, कौन सी, उर्मिया झील। बीच में अगर आवाज़ कट गई थी तो वापस जो ये गोले करके रखे हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये अरब सागर रेड में, ये गंगा, ये सिंधु नदी, यहाँ पेनांग झील है, यहाँ लोपनार झील है, ठीक है, कौन सी है, लोपनार झील है चीन की, ये किंगई झील चीन की, ये हांगको नदी है, ये यांगती सी नदी होगी, ये आमूर, ठीक है, यहाँ बेकाल झील है जो किसकी है, रूस की है, ये लीना नदी, ये यनीसी, ये ओब, ये अरब सागर हो गए, यहाँ पर ये आमू दरिया और सिर दरिया दो नदियाँ हो गई, बालकस झील होगी कजाकिस्तान की, ये मृत सागर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये छोटा सा तुर्की में ये वोन झील है जो सबसे खारी झील है, ये उर्मिया झील है जो कि ईरान में पाई जाती है, यहाँ पर दजला है, फरात है, और ये वाला चित्र कौन सा हो गया आपके, ये फारस की खाड़ी हो गई, कौन सी है, ये फारस की खाड़ी है। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। टोबा झील थी जो इंडोनेशिया में, ये आपको बताता हूँ, ये रही टोबा झील इंडोनेशिया की। टोबा झील कौन सी है, इंडोनेशिया की टोबा झील, ठीक है। यहाँ पर टोबा झील इंडोनेशिया की होगी। और यहीं पर आगे देखेंगे तो कंबोडिया आएगा यहाँ कर पर, इसी के आगे वहाँ पर कौन सी है आपके कंबोडिया में, टोनले सेप है, कौन सा है, टोनले सेप। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, प्रमुख मरुस्थलों के बारे में बात करते हैं। कौन से प्रमुख मरुस्थलों के बारे में बात करते हैं, चलिए। अरब का मरुस्थल, अब अरब का मरुस्थल आपके सऊदी अरब, ओके, इजी है। और रूब अल खाली, अल दाना और अल नाफूद, ये कहाँ पर है, सऊदी अरब में है। रूबल आपके खाली, अल दाना, अल नाफूद, ये भी सऊदी अरब में। ईरान के दस्ते कावीर और दस्ते लूत ईरान में। थार का मरुस्थल भारत पाकिस्तान में। नोगवे कहाँ पर है, दक्षिणी इसराइल में आपके नेगवे, कौन सा है, नेगेव, दक्षिणी इसराइल में। गोबी है, यह भी हमने देखा था, कहीं पर देखा था, इसमें देखा था, ये पिछले वाले में देखा था, गोबी मरुस्थल देखा था हमने, ये रहा, ये गोबी मरुस्थल हो गया, ठीक है ना, ओके। और ये अरब का मरुस्थल जो सऊदी अरब में है, ये पड़ा, ये यहाँ पर रुब्र अल खाली, और ये मरुस्थल ये भी आपके सऊदी अरब में है, एलबूज, ओके, ठीक है। वापस चलते हैं अपने उसी पर, गोभी बता दी, ये ठंडे मरुस्थल है। अभी वाले हमने देखे थे वो गर्म वाले मरुस्थल थे, सीधा पता चल रहा था लोकेशन से। ये अरब का मरुस्थल हो गया, रूब अल खाली हो गया, अल दाना हो गया, अल नाफूद हो गया, दस्ते कावीर हो गया, दस्ते लूत हो गया, थार का मरुस्थल हो गया, नेगेव हो गया जो दक्षिणी इसराइल में पाया जाता है, भारत पाकिस्तान के बीच में थार का मरुस्थल पाया जाता है, दस्ते लूत और दस्ते कावीर ईरान में पाया जाता है, रूब अल खाली और अल दाना, अल नाफूद और अरब का सागर ये अरब सऊदी अरब में पाया जाता है। ये सारे उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में पाए जाने वाले आपके गर्म मरुस्थल हैं। और अगर हम ठंडे मरुस्थलों के बारे में बात करें तो गोबी जो कि आपके रूस में पाया जाता है। टकला मकान, कौन सा, टकला मकान है जो यहाँ पर मौत का सागर के नाम से जानते हैं। ये कारकुम या फिर गारागम हो गया, कजिलकुम हो गया, लद्दाख हो गया, ये सारे आपके ठंडे मरुस्थल हो गए। कैसे मरुस्थल हो गए, ठंडे मरुस्थल हो गए, शील, चलो ठंडे मरुस्थल हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले ये लोकेशन बताता हूँ। ये आपके पास में रूस के पास में कौन सी है, सॉरी मैंने अभी बताया था ना मैप में, मंगोलिया का है, इससे ठंडा मरुस्थल है। ये पश्चिमी आपके चीन में, तारीम बेसिन में, कहाँ पर है, पश्चिम चीन है, इस पश्चिम चीन में आपके तारीम बेसिन में है। और ये काराकोम या गारागम है,
ये कहाँ पर हो गया आपके तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान। ओके, यहाँ पर ये कजिलकुम हो गया, कजिलकुम कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान। ओके, लद्दाख भारत में, सबको पता है। अब हम नदियों के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं? एशिया की जो नदियां हैं वो नदियों के बारे में देखते हैं। अभी हमने देखा ओब थी, ओब नदी, ओब की खाड़ी है, मुहाना होता है ओब की खाड़ी। देखो सबसे पहले उद्गम देखे ओब की नदी का, तो ओब नदी में यहाँ पर अल्ताई प्रदेश में, जो साइबेरिया रूस में है, यहाँ पर अल्ताई प्रदेश में इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, वापस मैप से दिखाऊं या जरूरत नहीं है? तो ओब की खाड़ी है, इस ओब की खाड़ी में या कारा सागर है, आर्कटिक महासागर है, यहाँ पर इसका क्या होता है, आपके मुहाना होता है, यानी कि ये विसर्जित हो जाती है आपके। तो देखिएगा मैप में देखते हैं, वापस ऊपर चलते हैं। यहाँ पर मैप था नदी और जिलों का, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ओब नदी। ठीक है, ये ओब नदी यहाँ पर है। ये है कौन सी? येंसी नदी। येंसी कहाँ पर है? मंगोलिया में। येंसी नदी कहाँ पर है? मंगोलिया में आपको येंसी नदी देखने को मिलती है। और इसे येनिसी या फिर येंसी, ये कारा सागर आपके उद्गम मंगोलिया से होती है, और कारा सागर या आर्कटिक महासागर में इसका क्या होता है, मुहाना होता है। तो येंसी के बाद लीना नदी है, लीना आपके बेकाल, बेकाल पर्वत में। तो बेकाल पर्वत कहाँ पर है? रूस में है। यहाँ बेकाल पर्वत से, रूस से लीना नदी निकलती है और लपटेव सागर या आर्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। अमूर नदी, जिसे ब्लैक ड्रैगन के नाम से जानते हैं, ये मंचूरिया चीन में पाई जाती है। कौन सी नदी है? अमूर नदी। चीन में रूस की सीमा पर ही आपके बनाती है ये कौन सी? अमूर नदी। और ओखोटस्क सागर या प्रशांत महासागर। ठीक है, ओखोटस्क सागर है या प्रशांत महासागर। हांगो नदी, और जिसका आपके उद्गम होता है बायनहार पर्वत, जो चीन में स्थित है। बायनहार कहाँ पर है? चीन में स्थित है। इस पर्वत से इसका आपके ये हांगो नदी निकलती है, और पीला सागर या प्रशांत महासागर में इसकी ये जाकर गिर जाती है। तो पीला सागर या प्रशांत महासागर में जाकर ये गिर जाती है। पीला सागर आपको बताऊं, और हांगो नदी भी बता देता हूँ। रुको, वापस मैदान में आओ। देखो जुम ठोको, देखा कहाँ पर? नदियाँ और झीलों वाला में, ये रहा, ये हांगो नदी होगी। और ये चलती चलती यहाँ पर ये पीला सागर, कौन सा है? पीला सागर, यहाँ में जाकर गिर जाती है। पीली नदी भी कहते हैं लोएस के पठार पीली मिट्टी के युक्त से प्रभावित होने के कारण चीन सभ्यता का यहाँ से उद्गम स्थल माना जाता है। चीन का शोक कहलाती है हांग हो नदी, विश्वासघाती नदी है ये रही अपनी नदी। कौन सी? चीन की सबसे लंबी नदी और एशिया की सबसे लंबी नदी, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, और शंघाई शहर के मुहाने पर स्थित है। ये किंगई चीन से निकलती है। किंगई चीन, जो आपको मैंने दिखाया था ना लोकेशन, किंगई आपकी झील भी है, तो वहाँ पर किंगई से यहाँ पर चीन से निकलती हैं, और फिर निकल जाती कहाँ पर? पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर है, वहाँ पर जाकर इसका मुहाना है। सिक्यांग नदी, सिक्यांग दक्षिणी पूर्वी चीन में, सिक्यांग कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी चीन में, दक्षिणी पूर्वी चीन में है। दक्षिणी चीन आपके जो सागर है, प्रशांत सागर महासागर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ये जाकर गिर जाती है। मिकांग नदी, मिकांग नदी पश्चिमी चीन से निकलती है, और मिकांग आपके पश्चिमी चीन से निकलती हैं और दक्षिणी चीन सागर है, इसमें जाकर गिर जाती हैं। ये चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम आदि देशों से प्रभावित होती है, और कंबोडिया का शोक किसे कहते हैं? कौन सी? मिकांग। इरावती, जिसे हाथी नदी के नाम से जानते हैं, हाथी नदी, इरावती नदी म्यांमार में, और अंडमान सागर या हिंद महासागर में जाकर गिर जाती हैं। म्यांमार से उद्गम होता है इरावती नदी का, इरावती नदी। और अभी हमने देखा था मिकांग नदी, इनकी लोकेशन है आपको पता होगी, ये रही, ये मिकांग है, ये इरावती है, ये नदियाँ निकल रही है, ये होगी यहाँ से।
ब्रह्मपुत्र नदी है आपके मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और चीन में इसे येरलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। गंगा गंगा नदी आपकी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। सुंदरबन डेल्टा गंगा पर है। ब्रह्मपुत्र नदिया के द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो जूट उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यहाँ पर विश्व का प्रसिद्ध है जूट उत्पादन हेतु। सिंधु नदी है जो बोखरचू ग्लेशियर से तिब्बत से निकलती है, अरब की सागर में जाकर गिरती है। यहाँ पर दजला एवं फ्रात, यह है टोरस पर्वत से जो तुर्की में है। टोरस तुर्की पर्वत से निकलती है। दजला एवं फरात, दजला एवं फरात। मैंने दजला और फरात आपको बताया था जब ये झील और वापस नक्शा देखा था, तब वापस देखेंगे तब बता दूंगा, वरना आगे बढ़ जाएंगे। फारस की खाड़ी में जाकर गिरती है। इराक की अलबसरा शहर में दजला व फरात नदी मिल जाती हैं। कौन से पर ये आपके मिलती हैं? अलबसरा शहर में। और दजला फरात की नदियों को मेसोपोटामिया का मैदान बनाती है। ये दोनों मिलकर दजला और फरात जो इराक का एक आपका मेसोपोटामिया का मैदान है वो बनाती है। आमू दरिया है जो पामीर का पठार से निकलती है और अरल सागर में गिरती है। पामू का जो हमने देखा था, पामीर का पठार जो तिब्बत के पठार का पश्चिम हिस्सा है, जिसे पामीर के पठार के नाम से जानते हैं, वहाँ से आमू दरिया नदी निकलती है और फिर नीचे से यहाँ पर आपके एक और इसके पास में नदी बहती है जिसका नाम है तियन शान पर्वत, ये भी अरल सागर में गिरती है। तो दोनों कहाँ पर जाकर गिरती है? अरल सागर में गिरती है, आमू दरिया और सिर दरिया। ये रही नदियों के लोकेशन, ये रही, ये आमू दरिया निकली और ये सिर दरिया निकली, ये अरल सागर में जाके गिरी। ये आपकी फरात और ये दजला, ये कहाँ पर? आपके फारस की खाड़ी में। ये दोनों मिलकर कौन सा बनाती है? मेसोपोटामिया का मैदान जो आपके इराक वाला है वो बनाती है। मेसोपोटामिया का मैदान बनाती है। वापस आओ, इराक वाला, ठीक है ना। सर दरिया हो गया, आमू दरिया हो गया। चलिए यहाँ पर ये थोड़ा बहुत आपका नक्शा है, वापस दिखा देता हूँ। ये चीन है, सॉरी, यहाँ पर ये चीन का हिस्सा, ये नेपाल का हिस्सा, ये भारत, यहाँ पर ये बांग्लादेश, ये श्रीलंका, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। तो देखो यहाँ पर स्थल रुद्ध देश हैं। ये देखते हैं, हमारा नक्शे का मोटिव ये था लेकिन हम कुछ और दिखाने लग गए, ये हमारी गलती है। तो देखिएगा हम कौन से देख रहे हैं इस नक्शे में? आपके स्थलबद्ध देश हैं, जिससे समुद्र के आपके टच नहीं होते वो देश दिखाते हैं। तो आपका एक हो गया अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, लाओस, किर्गिस्तान हो गया, और यहाँ पर तजाकिस्तान बीच में। ये कौन सा है? तजाकिस्तान। ये उज्बेकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, साथ में ये कौन सा आपके हो गया? अजरबैजान, ये अजरबैजान, और कोई होगा, एक हो जाएगा अर्मीनिया। यहाँ पर पास में एक छोटा सा देश है, ये दिखने को मिल रहा है, ये अर्मीनिया। ओके, अर्मीनिया के बाद में अजरबैजान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये वाला रहा कजाकिस्तान, ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया। ओके, और कोई रहा क्या? नहीं, लाओस, बस इतने ही। ये क्या है? एशिया के आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो हो गए पूरे। दक्षिणी पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध देश है जिसका नाम ये हो गया लाओस। ये दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है इसका एकमात्र देश है। ये हो गया अपना पूरा का पूरा एशिया। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ लिया है। अगला अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखेंगे, इसी क्रम में बढ़ते रहेंगे। समझ में आ गया होगा अच्छे से, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।